नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं हमारा हिंदी यूट्यूब चैनल हिटसन। तो आज का हमारा जो वीडियो है इसमें हम कोपा ट्रेड के छात्रों के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। इस वीडियो में हम उन सभी प्रश्नों को करेंगे जो कि विद्यार्थी एग्जाम में या फिर मॉक टेस्ट देते समय सबसे ज्यादा बार गलत करते हैं। ये प्रश्न मैंने लिए हैं नीमी मॉक टेस्ट ऐप से। नीमी मॉक टेस्ट आपने देखा होगा, आप उस पर जो मॉक टेस्ट देते हो, तो मॉक टेस्ट देते समय जो मैंने बहुत सारे 30 विद्यार्थियों के जो टेस्ट जब एनालिसिस किए तो उनमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन गलत किए थे उन्होंने उन प्रश्नों को इस वीडियो में मैंने यहाँ पर लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना ज्यादा समय लिए। तो सबसे पहला प्रश्न है, व्हाट इज मीन्ड बाय करंट डेट इन टैली। टैली के अंदर करंट डेट का मतलब क्या होता है? करंट डेट यानी कि वर्तमान समय। वर्तमान समय का मतलब होता है टैली के अंदर, टैली के अंदर इसका मतलब होता है लास्ट वर्क डेट, यानी कि लास्ट टाइम हमने टैली को कब ओपन किया था, कब हमने उसके अंदर हमने काम किया था, तो वह जो डेट होती है उसे करंट डेट कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ इनिशियलाइजेशन पार्ट इन फॉर लूप। तो जो आपका फॉर लूप होता है उसके अंदर जो इनिशियलाइजेशन पार्ट होता है उसका क्या काम होता है? तो इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है जब आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, कहां पर? फॉर लूप के अंदर, ठीक है ना। फॉर लूप के अंदर जब आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो उसे इनिशियलाइजेशन यानी कि आरंभीकरण कहते हैं। वहां से हम स्टार्ट करते हैं। तो आपने देखा होगा जब भी जावास्क्रिप्ट के अंदर आप कोड लिखते हो तो सबसे पहले आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो जहां से आप कोड लिखना शुरू करते हो, ठीक है। तो फॉर लूप के अंदर इनिशियलाइजेशन का काम क्या है? इसका काम है, क्या काम है? इनिशिएट द वेरिएबल, वेरिएबल को डिक्लेयर करना, ठीक है। इनिशिएट यानी कि वेरिएबल को शुरू करना। तो ऑप्शन डी यहां पर आपका सही है। तो यहां पर इसको समझ लेते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं ये क्या है, ये फॉर लूप का एक सिंटैक्स है, यानी कि सिंटैक्स का मतलब होता है स्ट्रक्चर, यानी कि किसी कोड को लिखने का तरीका, ठीक है। तो फॉर लूप हम कैसे लिखते हैं? सबसे पहले लिखते हैं फॉर, उसके बाद ब्रैकेट शुरू करते हैं और उसके अंदर 3 पार्ट हम लिखते हैं, ठीक है। फॉर लूप के अंदर 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला जिसमें हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, यानी कि इनिशियलाइज करते हैं, वेरिएबल को शुरू करते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा पार्ट होता है कंडीशन, कि भैया ये जो लूप है ये कब तक चलेगा, ठीक। और जो लास्ट पार्ट होता है वेरिएबल अपडेट, वेरिएबल में क्या चेंजेस होता रहेगा, इंक्रीमेंट होगा या फिर डिक्रीमेंट होगा, वो बढ़ता रहेगा या फिर घटता रहेगा। और उसके बाद करली ब्रेसेस स्टार्ट करते हैं और उसके बीच में यहां पर लिखते हैं कोड टू बी एक्सिक्यूट व्हाइल द कंडीशन इज ट्रू, यानी कि जब हमारा लूप कंप्लीट हो जाएगा, ये जो कंडीशन हमने यहाँ पे लिखी थी बीच वाले पार्ट में, ठीक है, फॉर लूप के अंदर, ये कंडीशन जब हमारी ट्रू हो जाएगी, सही हो जाएगी, मान्य, तब हमारा जो इस कोड के अंदर जो भी हमने स्टेटमेंट लिखी है वो रन करेगी, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं फॉर लूप कुछ इस तरह से लिखते हैं फॉर, ठीक है। उसके बाद जे एक वेरिएबल है जिसके अंदर हमने एक 0 वैल्यू को असाइन किया है, यानी कि असाइनमेंट ऑपरेटर कौन सा है? जो बराबर का चिन्ह होता है, इक्वल का निशान, वो एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। और इनको अलग करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? सेमी कोलन का यूज करते हैं। उसके बाद जे लोअर देन 5, यानी कि ये लूप कब तक चलेगा? जब तक कि जो जे की वैल्यू है, ठीक है, तो जे की वैल्यू हमने क्या रखी थी? 0। ये लूप चलेगा जब तक जे की वैल्यू 5 से कम यानी कि 4 नहीं हो जाती है। उसके बाद लिखा जे प्लस प्लस, यानी कि हर बार ये वैल्यू 1 बढ़ेगी, ठीक है। 1 प्लस प्लस का मतलब ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, और जब भी हम किसी वेरिएबल के साथ में प्लस प्लस 2 बार लिख देते हैं तो उसकी वैल्यू 1 बढ़ जाती है। तीसरा प्रश्न है, विच सीक्वेंस ऑफ ऑप्शन इज यूज्ड टू व्यू द ट्रायल बैलेंस ऑन द स्क्रीन। तो टैली के अंदर ट्रायल बैलेंस को देखने के लिए कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? किन स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे? तो टैली के अंदर हम क्या करेंगे? सबसे पहले टैली को ओपन करेंगे, गेटवे ऑफ टैली। उसके बाद हम क्या करेंगे? हम जाएंगे डिस्प्ले के अंदर, उसके बाद हम क्लिक करेंगे ट्रायल बैलेंस पर, यानी कि ऑप्शन जो बी है यहां पर आपका सही है। इन स्टेप्स को फॉलो करके हम ट्रायल बैलेंस को देख सकते हैं। चौथा प्रश्न है, विच फंक्शन इज यूज्ड टू रिकॉर्ड फंड ट्रांसफर बिटवीन कैश एंड बैंक अकाउंट, यानी कि कैश और बैंक अकाउंट के बीच में जो फंड ट्रांसफर होता है तो उसको रिकॉर्ड करने की कौन सी फंक्शन की होती है? तो उसकी फंक्शन की होती है F4 इस्तेमाल करके। छठा प्रश्न है, विच कॉम्बिनेशन ऑफ की इज यूज्ड टू सेव द इंफॉर्मेशन इन टैली। टैली के अंदर इंफॉर्मेशन को सेव करने की शॉर्टकट की कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, Ctrl+A, ठीक है। बाकी MS वर्ड, एक्सेल या फिर कहीं और होते हो तो वहां पर Ctrl+S यूज करते हो, पावर पॉइंट में भी, लेकिन टैली के अंदर ये थोड़ा उल्टा है। इसमें जो हमें यूज करना पड़ता है Ctrl+A, ठीक है, सेव करने के लिए। तो यहां पर नीचे भी आप देख सकते हो, यू कैन डायरेक्टली सेव द एंटायर वाउचर विदाउट आस्किंग यस और नो बाय प्रेसिंग Ctrl+A, यानी कि Ctrl+A प्रेस करने पर आप जो है बिना कंफर्मेशन के आप उस स्टेटमेंट को सेव कर सकते हो। सातवां प्रश्न है, व्हाट इज द अनदर नेम कॉल्ड पीडोस। तो पीडोस का दूसरा नाम क्या है? तो पीडोस का मतलब होता है परमानेंट डिनाइल ऑफ सर्विस, किसी सर्विस को परमानेंटली रोक
रोक देना। ये क्या है? ये एक तरह का साइबर क्राइम है। साइबर क्राइम के अंदर यूज किया जाने वाला एक वर्ड है, ठीक है। जैसे हैकिंग एक वर्ड है, इसी तरह पीडोस भी एक वर्ड है। तो पीडोस को हम जो क्या कहते हैं, इसे फ्लैशिंग भी कहते हैं। तो ऑप्शन जो सी है यहाँ पर आपका सही है। आठवां प्रश्न है, विच इज ए वैलिड जेएस कोड टू शॉर्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे ट्रैकल। हमारे पास एक एरे है जिसका नाम है ट्रैकल और ये जावास्क्रिप्ट का कोड है, ठीक है। तो इसने पूछा है कि कौन सा जावास्क्रिप्ट कोड है जो किसी एलिमेंट्स को, एक एरे है जिसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट को स्टोर किया गया है, उनको शॉर्ट कर सकता है। शॉर्ट का मतलब होता है असेंडिंग क्रम में या फिर डिसेंडिंग, ए टू जेड या फिर जेड टू ए। तो यहाँ पर एक बात देखिए कि इसने कहा है कि एरे ट्रैकल, एरे कौन सा है? ट्रैकल है, लेकिन ऑप्शन में उत्तर में कहीं पर भी ट्रैकल आपको नहीं दिया गया है। असल में ये जो प्रश्न है ये ही गलत लिखा गया है। आपने निमी मॉक टेस्ट ऐप देखी होगी या फिर भारत स्किल की वेबसाइट पर जब आप गए होंगे तो वहां पर आपको एक क्वेश्चन बैंक का मिलता है, क्वेश्चंस का, ठीक है। तो वो जो क्वेश्चन होते हैं उनमें भी आपको ये ट्रैकल ही देखने को मिलेगा, क्योंकि कहीं स्टार्टिंग में जब इसको लिखा गया तो वहां से ये गलती शुरू हुई और किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन बी, ठीक है। यहाँ पर आप ट्रेड डॉट शॉर्ट, इसका सही उत्तर है। यहाँ पर जो ऑप्शन प्रश्न लिखा गया इसमें लिखा ट्रैकल, यहाँ ट्रैकल के स्थान पर आप TRADE ट्रेड लिख लीजिए, ठीक है। ट्रेड यहाँ पर आप लिख लीजिए, तब ये आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ट्रेड डॉट शॉर्ट। और सिंटेक्स के अनुसार भी ऑप्शन बी ही यहाँ पर आपका सही है। तो चलो आप देख लेते हैं कि इसका आप यूज कैसे करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कुछ कोड इस तरीके से ये लिखा जाता है, लेट एनिमल्स, ठीक है। तो एक एनिमल नाम का क्या है? ये एक एरे है जिसके अंदर हमने बहुत सारी वैल्यूज को स्टोर किया है। ये सभी क्या है? स्ट्रिंग है। कैट, डॉग, एलिफेंट, बी, आंट, ये सब क्या है? स्ट्रिंग है, ठीक है। तो इनको हमने इन सबको एनिमल के अंदर स्टोर कर दिया। अब हम इन्हें क्या करेंगे? शॉर्ट करेंगे, यानी कि क्रम में करेंगे, क्रम में लगाएंगे, यानी कि A to Z लगाएंगे। तो एनिमल डॉट शॉर्ट, एनिमल क्या था? एरे था, उसके बाद लिखा हमने डॉट शॉर्ट, ठीक है। हमें इसको शॉर्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे सेमीकोलन, उसके बाद है कंसोल डॉट लॉग एनिमल। उसके बाद यहाँ पर आप लास्ट में देख सकते हैं आउटपुट हमें क्या मिलेगा कुछ इस तरीके से, आंट, बी, कैट, डॉग, एलिफेंट, यानी कि ABCDE सही क्रम में स्टोर। हमने एक उल्टे क्रम में किया था, CD कहीं ना कहीं कुछ भी लिख दिया था, लेकिन आउटपुट हमें जो है सही क्रम में कैसे देखने को मिला है? ABCDE सही क्रम में। इस तरह से हम शॉर्ट एलिमेंट का यूज कर सकते हैं किसी भी एरे के अंदर जो एलिमेंट है उनको शॉर्ट करने के लिए, क्रम में लगाने के लिए। नौवां प्रश्न है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BOM? BOM की फुल फॉर्म क्या होती है? BOM का मतलब होता है ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल, जो कि ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही है। 10वां प्रश्न है, विच टैब इज यूज्ड टू चेंज द डिस्प्ले ऑफ वर्कशीट एरिया एंड द डेटा इट कंटेन्स? यानी कि आपकी जो वर्कशीट है उसके अंदर जो डेटा आपको दिखाई दे रहा है, आप उसको चेंज करना चाहते हैं, यानी कि वो कुछ अलग तरीके से दिखाई दे, वो आप कैसे कर सकते हैं? तो वो कर सकते हैं हम कहां से? व्यू टैब की मदद से। तो ऑप्शन जो डी है यहाँ पर आपका सही है। व्यू टैब हेल्प टू चेंज द व्यू ऑफ एक्सेल सीट। एक्सेल सीट आपको कैसे दिखाई देगी वो हम चेंज कर सकते हैं व्यू टैब में जाकर के। मेक इट इजी टू व्यू द डेटा, डेटा को आसान बनाता है उसको देखने में, समझने में। आल्सो दिस टैब इज यूजफुल फॉर प्रिपेयरिंग द वर्कबुक फॉर प्रिंटिंग। आपकी जो वर्कबुक है यानी कि जो वर्कशीट है उसको प्रिंट करने के लिए, यानी कि प्रिंट करने के बाद वो कैसी दिखाई देगी उस तरीके से तैयार करने के लिए भी हम जो है व्यू टैब का इस्तेमाल करते हैं। 11वां प्रश्न है, हु गिव बेनिफिट्स विदाउट रिसीविंग मनी बट विल क्लेम इन फ्यूचर? यानी कि धन प्राप्त किए बिना कौन है जो हमें फायदा देता है, लाभ देता है, लेकिन भविष्य में दावा करेगा। दावा करेगा यानी कि इसने कहा कि वह कौन है जो धन प्राप्त किए बिना हमें फायदा देगा लेकिन भविष्य में दावा करेगा। वैसे तो मजदूर भी होते हैं, क्योंकि मजदूर काम करते हैं, फायदा देते हैं, लेकिन फ्यूचर में कहेंगे कि भाई पैसा दो। लेकिन इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऋणदाता, क्रेडिटर। यानी कि मान लीजिए आपने किसी से लोन लिया, ठीक है ना। ऋण का मतलब होता है, लोन का मतलब होता है हिंदी में ऋण, और लोन देने वाला कौन होता है? जो होता है क्रेडिटर, जो लोन देता है, ठीक है ना। जो लोन देता है वो कौन होता है? वो क्रेडिटर होता है। तो इसने कहा कि धन प्राप्त किए बिना कौन हमें लाभ देता है लेकिन भविष्य में दावा करेगा। तो टैली के अनुसार जो लोन देने वाला होता है जिसे क्रेडिटर कहते हैं, वो हमें, जिसने हमें लोन दिया है वो ऋणदाता है, यानी कि उसने हमें पैसा दिया, हमें फायदा मिला, हम उस पैसे का जैसे चाहे यूज कर सकते हैं। अब फ्यूचर में एक टाइम आएगा जब वो कहेगा भाई वैसे पैसा हमारा वापस दो, वो दावा कर रहा है कि भाई उसका पैसा हमें वापस देना है, तो वो कौन होता है? वो होता है आपका क्रेडिटर। इसे कुछ आप इस तरह से भी समझ सकते हो,
आपके पास एटीएम होता है। एटीएम क्या है? एटीएम एक डेबिट कार्ड है, ठीक है। इसी तरह एक क्रेडिट कार्ड होता है। एटीएम में क्या करते हो आप सॉरी, आपके डेबिट कार्ड में आप क्या करते हो? एटीएम को ही डेबिट कार्ड बोलते हैं। तो डेबिट कार्ड में आप क्या करते हो? पहले पैसा जमा कराते हो, फिर अपने ही पैसे को उससे निकाल कर यूज करते हो, ठीक है। लेकिन क्रेडिट कार्ड में क्या होता है कि बैंक आपको पहले पैसा देता है। क्रेडिट कार्ड समझिए, क्रेडिट कार्ड में क्या होता है? बैंक आपको पहले पैसा देता है, आप उस पैसे का यूज करते हो। तो बैंक की एक कुछ निश्चित सीमा होती है, 30 दिन, 51 दिन, ठीक है। तो उस निश्चित टाइम के बाद में बैंक बोलता है कि भैया हमारा पैसा वापस दो। बैंक अपना पैसे का दावा करता है कि उसने आपको पैसा दिया था, यानी कि उसने आपको फायदा तो दिया, लेकिन फ्यूचर में क्या किया? उसने क्लेम किया, ठीक है। तो वो कौन है? वो क्रेडिट कार्ड वाले होते हैं। तो क्रेडिटर कौन है? क्रेडिटर कौन है? जो विदाउट रिसीविंग मनी, बिना पैसा लिए हमें फायदा देगा, लेकिन फ्यूचर में क्लेम करेगा। 12वां प्रश्न है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग वीबीए कोड। यहाँ पर एक वीबीए का कोड लिखा हुआ, वीबी मीन विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। तो उसमें इस कोड का आउटपुट क्या होगा? तो कोड लिखा हुआ है सब टेस्ट ए, जो कि एक वेरिएबल है, उसके अंदर हमने एक वैल्यू असाइन की 9, ठीक है। वैल्यू स्टोर कर दी ए के अंदर। उसके बाद है debug डॉट प्रिंट SQRA। SQR का मतलब क्या होता है VBA के अंदर? VBA के अंदर SQR का मतलब होता है स्क्वायर रूट, यानी कि इसका वर्गमूल निकालना है। तो इसके अंदर लिखी है वैल्यू a, यानी कि वेरिएबल a। अब a के अंदर वैल्यू स्टोर थी 9, तो 9 का वर्गमूल क्या होगा? 9 का वर्गमूल होगा 3, क्योंकि 3 थिया 9, ठीक है। अगर पूछा होता कि 9 का स्क्वायर क्या है, वर्ग क्या है, तो 9 का वर्ग होता 9 में कैसे, लेकिन 9 का वर्गमूल क्या है? तो 9 का वर्गमूल है 3, ठीक है, क्योंकि 3 तिया 9। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 3 इसका आउटपुट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे की तरफ आप देख सकते हैं कुछ इसके बारे में लिखा है, द SQR फंक्शन कैन ओनली बी यूज्ड इन VBA कोड इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। एक्सेल के अंदर जो VBA डेवलपर टैब होता है, उसके अंदर हम जो है VBA कोड में SQR फंक्शन का यूज करते हैं। SQR का मतलब होता है, वहां पर इसका मतलब होता है स्क्वायर रूट, लेकिन अगर हम डेवलपर VBA की बजाय एक्सेल की वर्कशीट में हमें स्क्वायर रूट निकालना है, तो उस समय हम SQR की बजाय SQRT जो फंक्शन होता है उसका यूज करते हैं। यहाँ पर नीचे देख सकते हैं, you need to calculate if you need to calculate the square root within a worksheet formula, try the SQRT function। अगर आप वर्कशीट के अंदर लिखते हो ये फार्मूला, तो वहां पर आपको लिखना पड़ेगा SQRT, तब आप जो किसी संख्या का वर्गमूल निकाल पाएंगे। 13वां प्रश्न है, who receive benefit without giving money immediately but liable to pay in future। यानी कि वह कौन होता है जो बेनिफिट रिसीव करता है विदाउट गिविंग मनी इमीडिएटली बट लाइबल टू पे इन द फ्यूचर। वही बात आ गई, अभी एक बात मैंने आपको बताई थी कि एक होता है लोन देने वाला ऋणदाता यानी कि क्रेडिटर, दूसरा होता है लोन लेने वाला यानी कि डेटर, डेबिट कार्ड वाला, ठीक है। तो डेबिट कार्ड वाले को हम डेटर बोलते हैं और क्रेडिट कार्ड वाले को हम क्रेडिटर बोलते हैं, ठीक है। तो ऋणी यानी कि जो लोन लेता है, जो ऋणी होता है, उसे डेब्टर बोलते हैं, जो कि ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही है। तो डेटर कौन है? मान लीजिए हमने जो है बैंक से पैसा लिया, यानी कि हमने उनसे लोन लिया, ठीक है। तो हम कौन हो गए? डेटर हो गए, ऋणी हो गए। तो हु रिसीव बेनिफिट विदाउट गिविंग मनी, हम बिना पैसा दिए जो है फायदा लेते हैं इमीडिएटली बट लाइबल टू पे इन द फ्यूचर, लेकिन फ्यूचर में पैसा पे करने के लिए हम लाइबल हैं, जिम्मेदार हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है। वो किसकी होती है? वो ऋणी की होती है, जो लोन लेता है, ठीक है। तो डेटर कौन है? जो लोन लेता है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द रूल फॉर रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या होता है? तो इस प्रश्न का वैसे तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, डेबिट कम्स इन क्रेडिट गोज आउट, ये इसका रूल है, लेकिन इसको समझने की जरूरत है। तो कैसे समझेंगे? एक ट्रिक के माध्यम से मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा जो आपको हमेशा याद रहेगी प्रैक्टिकली। देखिए, आपके पास होता है क्रेडिट कार्ड, मैंने आपको बताया था क्रेडिट कार्ड जो बैंक पैसा देता है आपको पहले, बाद में आप उसका यूज करते हैं, एक तरह का लोन कार्ड होता है। लेकिन दूसरा होता है आपका डेबिट कार्ड, जो कि आपका एटीएम होता है। अब मान लीजिए आप खुद एक बैंक हो, ठीक है ना, आप खुद एक बैंक हो। जब आप बैंक हो तो आपको लोगों को डेबिट कार्ड भी देने होंगे और क्रेडिट कार्ड भी देने होंगे। यानी कि जो लोग डेबिट कार्ड लेंगे, मान लीजिए आपने लोगों को एटीएम कार्ड दे दिया कि भाई लो भैया एटीएम कार्ड आपके लिए, तो वो लोग क्या करेंगे? एटीएम कार्ड का यूज कब कर पाएंगे? जब वो आपके पास पैसा जमा कराएंगे। यानी कि जब वो लोग आपके पास पैसा जमा कराएंगे तब वो एटीएम कार्ड यानी कि डेबिट कार्ड का यूज कर पाएंगे, तभी तो वो पैसा वापस निकाल पाएंगे। तो यहां पे आप देखिए कि डेबिट कम्स इन, डेबिट कार्ड आपने दिए लोगों को तो आपके पास पैसा आया, क्योंकि पैसा पहले जमा कराएंगे। तो डेबिट कम्स इन, जब डेबिट कार्ड दोगे तो पैसा आएगा। क्रेडिट गोज आउट,
यानी कि अगर आपने पहले लोगों को क्रेडिट कार्ड दे दिए, लो भैया क्रेडिट कार्ड लो, क्रेडिट कार्ड लो, क्रेडिट का मतलब होता है ऋणदाता, देने वाला, ठीक है ना। तो हमें ज्यादा ऋणदाता नहीं बनना है, क्योंकि हमारा दिवालिया निकल जाएगा। तो क्रेडिट गोज आउट, अगर आप क्रेडिट कार्ड ज्यादा देंगे तो आपका पैसा, आपके बैंक का सारा पैसा चला जाएगा, बाहर चला जाएगा, ठीक है, तो लौट के तो कभी आएगा नहीं। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो कि डेबिट कम्स इन, अगर आप एक बैंक हो और डेबिट कार्ड देते हो तो आपके पास पैसा आएगा, लोग आपके पास पैसा जमा करेंगे, तभी उस एटीएम कार्ड का यूज कर पाएंगे। लेकिन अगर आप क्रेडिट कार्ड देते रहोगे तो आपको पैसा देना पड़ेगा, ठीक है, लोन देना पड़ेगा, बाद में वो लोग चुकाएंगे, वो उनकी जिम्मेदारी, क्या पता कोई चुकाए या फिर ना चुकाए। तो इस तरीके से आप इस ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हो कि व्हाट इज द रूल ऑफ रियल अकाउंट, एक असली अकाउंट जो बैंक का खाता होता है उसको चलाने की असली नियम क्या है। तो बैंक भी इसी रूल पर काम करता है कि डेबिट कम्स इन, डेबिट कार्ड अगर वो देगा तो पैसा आएगा, क्रेडिट कार्ड देगा तो पैसा जाएगा, ठीक है। 15वां प्रश्न है, which device is installed in a subscriber telephone line to allow both ADSI, ठीक है, asymmetrical digital subscriber line, ADSL है ये, asymmetrical digital subscriber line, and regular voice telephone service to be used at the same time। अगर ADSI और टेलीफोन सर्विस दोनों को एक ही टाइम में यूज करना है तो जो कंप्यूटर होगा वहां पर हमें कौन सा डिवाइस इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो वहां पर हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा माइक्रो फिल्टर। बहुत सारे विद्यार्थी इस प्रश्न को गलत करते हैं, वो इसके अंदर मॉडेम लिख करके आते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, सीधा टेलीफोन लाइन को पढ़ते हैं और मॉडेम पर क्लिक कर देते हैं। लेकिन अगर एडीएसएल और टेलीफोन लाइन दोनों को एक साथ जोड़ना होता है तो उस समय हम माइक्रो फिल्टर का यूज करते हैं। तो ऑप्शन जो डी है यहाँ पर आपका सही है। 16वां प्रश्न है, विच होल्डर होल्ड्स टेक्स्ट, टाइटल एंड पिक्चर इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट के अंदर आपको मिलती है स्लाइड, उनके अंदर आप इंसर्ट कर सकते हैं इमेज, चार्ट वगैरह जो भी आप चाहें, ठीक है, वीडियो भी। विच होल्डर, तो कौन सा होल्डर है जो होल्ड यानी कि पकड़ के रखता है टेक्स्ट को, टाइटल को और पिक्चर्स को। तो ये सब तो हम जो कहाँ पे लिखते हैं, हमारे स्लाइड में लिखते हैं। लेकिन स्लाइड के अंदर भी हमें जो डिफॉल्ट में कुछ बॉक्स मिलते हैं जिन पर पहले से लिखा होता है कि हमें यहाँ पे टाइटल लिखना है, यहाँ पर हम इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर हमारे कुछ और टेक्स्ट वगैरह लिख सकते हैं। तो वो होल्डर जो होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम प्लेस होल्डर कहते हैं। यानी कि वो हमें प्लेस यानी कि एक जगह बताते हैं कि हमें यहाँ पर हमारी जानकारी इनपुट करनी है, ठीक है। तो हमें प्लेस एक जगह बताते हैं कि यहाँ पर हमें हमारी जानकारी इनपुट करनी है। तो ऑप्शन जो सी है यहाँ पर आपका सही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है, अ प्लेस होल्डर इज ए कंटेनर, ये एक कंटेनर है, दैट होल्ड टेक्स्ट, ग्राफिक्स सच एज पिक्चर, क्लिप आर्ट, टेबल, चार्ट एंड मोर। तो इनके अंदर आप जो चाहें, चाहे आप पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, क्लिप आर्ट, टेबल और चार्ट और वीडियो, ऑडियो जो चाहें, ठीक है, इनके अंदर आप इंसर्ट कर सकते हैं, उनको ये होल्ड करके पकड़ के रखता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जो है ये क्या किया, ये पावर पॉइंट की एक स्क्रीन का जो यहाँ पे स्क्रीनशॉट लिया है। तो जब भी आप उसको डिफॉल्ट में ओपन करते हो तो सबसे पहले स्क्रीन आपको कुछ इस तरह से दिखाई देती है। हालांकि ये जो डिजाइन टैब आपको दिखाई दे रहा है लेकिन ये होम टैब पे होता है, ठीक है, इस समय डिजाइन पर क्लिक है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो मेन स्क्रीन होती है वो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देती है, जिसमें आपको देखने, यहाँ पर आप देख सकते लिखा हुआ है क्लिक टू ऐड टाइटल और दूसरे पार्ट में लिखा है क्लिक टू ऐड टेक्स्ट। इसके अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सेल की सीट, चार्ट, वीडियो, इमेज जो चाहे आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, ये ऑप्शन हमें बता रहा है। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों आपके प्लेस होल्डर हैं, क्योंकि यहां पर आपको देखने को वैसे तो दिख रहा है क्लिक टू ऐड टाइटल, लेकिन अब आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तुरंत ये हट जाएगा, ठीक है, ये तुरंत हट जाएगा। सिर्फ ये आपको बताता है कि आपको इन्फॉर्मेशन यहां पर लिखनी है और क्या इन्फॉर्मेशन आपको यहां पे इनपुट करनी है। तो जो बॉक्स आपको ये बताएं कि आपको यहां पर कौन सी इंफॉर्मेशन डालनी है वो आपके प्लेस होल्डर होते हैं। अब आप इस इमेज में देख सकते हो, मैंने जैसे ही इस बॉक्स के अंदर क्लिक किया, यहां पर लिखा हुआ था क्लिक टू ऐड टाइटल, ठीक है। तो टाइटल के अंदर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो जो लिखा हुआ था पहले क्लिक टू ऐड टाइटल वो तो यहां से ऑटोमेटिकली हट जाता है, क्योंकि ये हमें सिर्फ बताने का काम करते हैं कि यहां पर आपको क्या जानकारी लिखनी है। ठीक इसी तरह अगर मैं यहां पर क्लिक टू ऐड टेक्स्ट पर क्लिक करूंगा तो ये भी ऑटोमेटिकली हट जाएगा, मैं यहां पर जो चाहे इंफॉर्मेशन लिख सकता हूं। यहां पर आप देख सकते हैं मैंने आपको बताया था कि HTML के अंदर प्लेस होल्डर जो है वो एक एट्रीब्यूट भी होता है। वो कैसे होता है यहां पर आप देख लेते हो। तो ये जो एट्रीब्यूट है ये कहां पर यूज होती है, ये इनपुट टैग का एट्रीब्यूट है। तो इनपुट टैग जो होता है वो फॉर्म के अंदर यूज होता है यूजर से इनपुट लेने के लिए, इनपुट बटन बनाने के लिए, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं मैंने लिखा इनपुट एंटर यूर नेम, सॉरी लेबल से शुरू किया है,
तो लेबल एंटर यूर नेम, लेबल यानी कि जो हमें दिखाई देगा, ठीक है, इसका कोई काम नहीं होता, वैसे सिर्फ यूजर को बताने के लिए कि यहाँ पर आपको कौन सी जानकारी डालनी है। तो लेबल एंटर यूर नेम ये हमें लिख दिया, तो ये हमेशा लिखा रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। उसके बाद इनपुट टैग का यूज किया, उसका एट्रीब्यूट है प्लेस होल्डर, यूर नेम हेयर। तो यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए, इनपुट टैग के अंदर मैंने लिखा प्लेस होल्डर, और प्लेस होल्डर के अंदर मैंने लिखा यूर नेम हेयर। तो यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर जो आपको दिखाई दे रहा है यूर नेम हेयर, ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक इसी तरह का आपको पावर पॉइंट में भी दिखाई दे रहा था उस स्लाइड के अंदर, लेकिन होता क्या था, जैसे ही आप उस पर क्लिक करते थे वो मिट जाता था, ऑटोमेटिकली हट जाता है। तो यहाँ पर भी ये क्या काम कर रहा है कि हमें हमारा नाम इस बॉक्स के अंदर लिखना है, हमें बता रहा है, हमें प्लेस, हमें जगह की जानकारी दी गई है कि यहाँ पर हमें जानकारी इनपुट करनी है। तो ठीक इसी तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे ये तीनों जो बॉक्स हैं ये अलग अलग थे, मैंने जो इन पर स्क्रीनशॉट लिया हुआ अलग अलग करके, तीनों अलग अलग बॉक्सेस हैं। तो सबसे पहले हमें ये बॉक्स दिखाई देता है एंटर यूर नेम, ठीक है, यूर नेम हेयर, इस कोड को लिखने के बाद उसके बाद मैंने जैसे ही इस बॉक्स के अंदर कर्सर यहाँ पे क्लिक किया अपने माउस से, तो फिर भी हमारा कर्सर तो दिखाई दिया, लेकिन यूर नेम हेयर हमें फिर भी दिख रहा है, लेकिन पावर पॉइंट के अंदर तो ये हट गया था। लेकिन कोड के अंदर क्या होता है HTML में, जब हम लिखना शुरू करते हैं, मैंने कुछ भी नहीं किया, इसको रिमूव नहीं किया, मैंने सिंपली यहाँ पे लिखना शुरू किया, मैंने अपना नाम लिख दिया SONU। जैसे ही मैंने अपना नाम लिखा, ये लिखा हुआ था जो इसके अंदर हमें दिखाई दे रहा था यूर नेम हेयर, ये ऑटोमेटिकली हट गया। ये क्या करे, इसने क्या काम किया, इसने सिर्फ हमें प्लेस, एक जगह दी कि भैया हमें यहाँ पे जानकारी लिखनी है। तो प्लेस होल्डर क्या होता है, ये एक HTML का एट्रीब्यूट भी होता है, और प्लेस होल्डर क्या होता है, हमारे जो क्या पावर पॉइंट होती है उसके अंदर जो स्लाइड होती है वो हमारे टेक्स्ट को, टाइटल को, इमेजेस को होल्ड करने का काम भी करती है। 17वां प्रश्न है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग HTML कोड। यहाँ पर एक HTML का कोड लिखा हुआ है, तो इसका आउटपुट हमें बताना है। तो कोड कुछ इस तरह से है, HTML हेड टाइटल, ठीक है, उसके बाद बॉडी टैग पर आ जाते हैं डायरेक्ट, क्योंकि बॉडी टैग के अंदर हम जो भी लिखते हैं वही हमें इंटरनेट पर, वेबसाइट पर दिखाई देता है। उसके बॉडी टैग के अंदर हमने लिखा निमी, उसके बाद SUP सुपरस्क्रिप्ट चेन्नई, उसके बाद पैराग्राफ को कर दिया बंद। तो यहाँ पर इसका आउटपुट क्या होगा, तो इसका जो सही आउटपुट होगा वो होगा ऑप्शन ए, ठीक है, क्योंकि जो निमी मॉक टेस्ट ऐप होती है उसके अंदर आपको एज इट इज देखने को मिलता है। वैसे सही तरीके से अगर मैं बात करूं तो इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, लेकिन अगर एग्जाम में आपको दिखाई दे तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सभी लेटर आपको कैपिटल में मिलेंगे और उनके बीच में कोई स्पेस नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही होगा। लेकिन रियल में जब आप इसको अपने नोटपैड के अंदर या फिर किसी भी टेक्स्ट एडिटर के अंदर लिखेंगे तो उस समय इसका आउटपुट ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसको जो है लिखा कहाँ पर, नोटपैड में। नोटपैड में जब मैंने इसको लिखा तो इसका आउटपुट कैसे आया, यहाँ पर आप नीचे की तरफ देख सकते हो, निमी वर्ड लिखा गया, उसके साथ में सुपरस्क्रिप्ट, जो आपका चेन्नई था उसको मैंने सुपरस्क्रिप्ट किया। तो आपने देखा होगा MS वर्ड के अंदर जब हम किसी टेक्स्ट को सुपरस्क्रिप्ट करते हैं तो वो उस जो पहले वाला जो वर्ड है उसके ऊपर की तरफ, यानी कि उसकी पावर बन जाती है, ठीक है। जैसे हम लिखते हैं ना 2 की पावर 2 या फिर A+B का स्क्वायर, इस तरीके से जो पावर लिखते हैं नीचे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं। इस तरह की पावर बनाने के लिए, इस तरह के छोटे वर्ड ऊपर की तरफ लिखने के लिए हम जो है सुपरस्क्रिप्ट जो टैग होता है उसका यूज करते हैं। और MS वर्ड के अंदर जो फॉन्ट टैग, फॉन्ट जो ग्रुप होता है उसके अंदर भी हमें जो है ये क्या मिलता है, ये एक ऑप्शन मिलता है सुपरस्क्रिप्ट का, ठीक है। 18वां प्रश्न है विच सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन इज यूज्ड टू इंसर्ट द हिडन फॉर्मूला बार इन एक्सेल वर्कशीट। तो एक्सेल वर्कशीट के अंदर हिडन फॉर्मूला बार, तो आपने देखा होगा जब आप एक्सेल को ओपन करते हो तो उसके अंदर आपको फार्मूला बार दिखाई देता है, ठीक है। तो जो और उसके साथ में दिखाई देता है आपका नेम बॉक्स, जिसमें आपको पता चलता है कि आपका सेल कहां पर है, सेल एड्रेस। तो अगर आपको फॉर्मूला बार दिखाई नहीं दे रहा है तो उसको आप कैसे इनेबल करेंगे, वापस कैसे लाएंगे, तो उसके लिए हम व्यू टैब के अंदर जाएंगे, शो हाइड एक ग्रुप होगा उस पर क्लिक करेंगे, उसके अंदर हमें मिलेगा फॉर्मूला बार, फॉर्मूला बार नाम का एक टिक चेक मार्क मिलेगा, उस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम उस पर क्लिक करेंगे हमारा जो फॉर्मूला बार हमें दिखाई देने लगेगा। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही है। तो चलिए अब इसको प्रैक्टिकली भी समझ लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जो है एक्सेल की वर्कशीट को ओपन कर लिया है और उसके अंदर आप देख सकते हैं हमें जो फॉर्मूला बार है ऊपर की तरफ वो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया है, क्लास 1, क्लास 2 और फिर टोटल, यानी ये क्लास 1 में कितने बच्चे हैं, क्लास 2 में कितने बच्चे हैं और टोटल कितने बच्चे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपने देखा
देखा कि क्लास 1 में 11 है, क्लास 2 में 9 है, टोटल कितने बच्चे हैं 20। ये हमारा जो है यहाँ पर जो है रन हो गया फार्मूला, लेकिन फार्मूला बार हमें कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि मैंने जो आपका जो सेलेक्टेड सेल है, कौन सा सेल है ये C2 सेल है, इसको सेलेक्ट करके इसके अंदर जो है सम का फार्मूला लिखा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ऊपर जो फार्मूला बार है वो हमें कैसे दिखाई देगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं होम टैब को मैंने पहले से क्लिक किया हुआ है। होम टैब के अंदर हम जाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं शो हाइड, होम टैब के अंदर शो हाइड ग्रुप है, उसमें आपको दिखाई दे रहा होगा फॉर्मूला बार। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको अनचेक किया हुआ है, इसको जैसे हम चेक करेंगे, ठीक है, क्लिक कर देंगे, उसके बाद क्या होगा कि हमारा फॉर्मूला बार वापस आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो थी पहली स्क्रीन। अब आप देख सकते हो मैंने जैसे ही इसको जो है चेक मार्क किया, क्लिक किया, आप देख सकते हो यहाँ पर ऊपर की तरफ हमारा नेम बॉक्स और हमारा फार्मूला बार दोनों के दोनों हमें दिखाई दे रहा है। और जो हमारा C2 सेल था, यहाँ नेम बॉक्स में आप देख सकते हैं सेल हमने जो सेलेक्ट किया C2 है, उसके अंदर जो फार्मूला लिखा था हमने इक्वल टू सम और रेंज सेलेक्ट की थी A2 और B1। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर जो फार्मूला बार है वो इस तरीके से दिखाई देता है। कहाँ से दिखाई देता है, व्यू टैब के अंदर जाएंगे, शो हाइड में फार्मूला बार पर क्लिक करेंगे। 19वां प्रश्न है, विच कंट्रोल इज यूज टू इंक्रीज और डिक्रीज ए वैल्यू सच एज ए नंबर, टाइम और डेट। तो कौन सा जो कंट्रोल होता है जिसका इस्तेमाल करके हम किसी वैल्यू को या फिर किसी नंबर को या फिर किसी डेट या टाइम को बढ़ा सकते हैं या फिर घटा सकते हैं। तो वो हम कर सकते हैं किसके माध्यम से, स्पिन बटन के माध्यम से। तो यहाँ पर आप नीचे की तरफ देखें, इसका ऑप्शन बी आपका सही है, स्पिन बटन। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे स्पिन बटन और स्क्रॉल बटन दिए गए हैं, और ऑप्शन में भी आपको ऑप्शन ए आप देख सकते हैं स्क्रॉल बटन है, ऑप्शन बी आपका स्पिन बटन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्क्रॉल बटन क्या होता है और स्पिन बटन क्या होता है। तो स्पिन बटन क्या होता है, एज, डेट, नंबर, ठीक है, उसको बढ़ाने या घटाने के लिए इस तरह से क्लिक कर करके इसको आप बढ़ा सकते हैं या फिर घटा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका स्पिन बटन है। ठीक है, फॉर्म कंट्रोल यानी कि MS एक्सेस के अंदर जब आप फॉर्म डिजाइन करते हैं तो उसके अंदर जो आप स्पिन बटन लगा सकते हैं या फिर VBA के अंदर लगा सकते हैं, या फिर अपने HTML के अंदर जब आप कोई फॉर्म बनाते हैं तो वहां पर भी आप इस तरीके से स्पिन बटन बना सकते हो। ठीक है, इसी तरह स्क्रॉल बार क्या होता है, स्क्रॉल बार यानी कि स्क्रॉल करना, ठीक है, लेफ्ट टू राइट। जैसे MS वर्ड के अंदर आपने देखा होगा आप अपने पेज को ऊपर नीचे स्क्रॉल कर सकते हो, लेफ्ट राइट कर सकते हो। ठीक है, तो ये स्क्रॉल बार है, लेकिन ये क्या होता है, ये सिर्फ परसेंटेज यानी कि 0 से लेकर 100 तक। ठीक है, इसमें लिमिट सेट करनी पड़ती है कि हमारी जो स्क्रॉल बार होगी वो कितने से कितने तक की होगी, एडजस्ट रेट। ठीक है, तो स्क्रॉल बार जो इस तरह से लेफ्ट टू राइट होती है, और स्पिन बटन में क्या होता है, स्पिन बटन में ऊपर नीचे क्लिक कर करके एक एक बटन ऊपर नीचे करना पड़ता है। 20वां प्रश्न है, हाउ मेनी लेवल्स ऑफ वेरिएबल स्कोप अवेलेबल इन VBA। VBA के अंदर जो है वेरिएबल स्कोप के कितने लेवल होते हैं। तो VBA के अंदर जो वेरिएबल होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं, 3 तरह के स्कोप के होते हैं, यानी कि 3 तरीके के वेरिएबल हम वहां पर डिक्लेयर कर सकते हैं, 3 तरह के एरिया तक वो यूज होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन जो बी है यहाँ पर आपका सही है वैसे तो। और डेफिनेशन आप देख सकते हैं, स्कोप रेफर्स टू द अवेलेबिलिटी ऑफ वेरिएबल, यानी कि हमारे पास जो वेरिएबल है वो कहां तक यूज किए जाएंगे। ठीक है, यानी कि वो एक फंक्शन में यूज होंगे, पूरे के पूरे फॉर्म में यूज होंगे, या फिर किसी पर्टिकुलर मॉड्यूल में जो है यूज होंगे। तो देयर आर 3 स्कोपिंग लेवल, वहां पर 3 लेवल होते हैं। ठीक है, एक होती है प्रोसीड्यूर लेवल, यानी कि हम कोई फंक्शन बनाते हैं और उस फंक्शन के अंदर ही वो वेरिएबल काम करेंगे। दूसरा होता है प्राइवेट मॉड्यूल लेवल, और तीसरा होता है पब्लिक मॉड्यूल लेवल। ठीक है, यू डिटरमाइन द स्कोप ऑफ वेरिएबल व्हेन यू डिक्लेयर इट। जब आप उसे डिक्लेयर करते हो तो उसी समय हमें समझना होता है, देखना होता है कि इस वेरिएबल का स्कोप क्या होगा, कहां पर इसका यूज किया जाएगा। 21वां प्रश्न है, विच लिनक्स कमांड लिस्ट द कंटेंट्स ऑफ पेरेंट डायरेक्टरी, यानी कि कौन सी लिनक्स कमांड होती है जो अपनी पेरेंट डायरेक्टरी की सामग्री को सूचीबद्ध करती है, लिस्ट में लगाती है, यानी कि एक फोल्डर उसके अंदर दूसरा फोल्डर। तो जो दूसरा फोल्डर होता है उसके अंदर हम कौन सी कमांड यूज करेंगे जो उससे पहले वाले फोल्डर के अंदर जो भी जानकारी है उसको लिस्ट करके दिखाएगी। तो वो होती है आपकी इज और डबल डॉट। तो ऑप्शन जो डी है यहाँ पर आपका सही है। इज डबल डॉट जो कमांड है इसका इस्तेमाल करके हम जो है पेरेंट डायरेक्टरी के कंटेंट को लिस्ट कर सकते हैं। लेकिन जो ऑप्शन सी है यहाँ पर आप देख सकते हैं इज और फॉरवर्ड स्लैश, यह करती है ये रूट डायरेक्टरी के अंदर जो जानकारी होती है, रूट कौन सी हो, जैसे कि सी ड्राइव, ई ड्राइव, ठीक है। ठीक है, तो सी ड्राइव यानी कि सी ड्राइव के अंदर जितनी जानकारी उसको लिस्ट करेगी, ई ड्राइव के अंदर जितनी जानकारी उसको लिस्ट करेगी। तो रूट डायरेक्टरी को, ठीक है, लिस्ट कंटेंट को लिस्ट करने के लिए इज फॉरवर्ड स्लैश का यूज करते हैं। कहां पर, लिनक्स के अंदर। इसके साथ ही लिस्ट पेरेंट डायरेक्टरी जो कि अभी अभी आपसे प्रश्न पूछा गया था, इज डबल डॉट और फॉरवर्ड स्लैश। उसके बाद यहाँ पर 2 और कमांड है जो कि ऑप्शन ए और बी आप देख सकते हैं।
ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते लिस्ट यूजर होम डायरेक्टरी, ठीक है, यूजर की जो होम डायरेक्टरी है उसके अंदर जो भी जानकारी है, ठीक है, उसको लिस्ट करने के लिए इज के साथ में टिल्ड, ये जो निशान होता है इस तरह इसे हम टिल्ड बोलते हैं, TILDE, ठीक है, इसका यूज करके हम जो है होम डायरेक्टरी को लिस्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही इज के साथ में अगर हम स्टार का यूज करते हैं तो लिस्ट ऑल सब डायरेक्टरी, यानी कि एक डायरेक्टरी उसके अंदर जितने भी फोल्डर हैं उन सभी के जानकारी को लिस्ट करेगा इज स्टार। 22वां प्रश्न है विच इज अ स्टेटमेंट ऑफ ऑल द लेजर अकाउंट बैलेंस प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ पर्टिकुलर पीरियड टू वेरीफाई द एक्यूरेसी ऑफ द एंट्रीज, यानी कि वो कौन सी स्टेटमेंट होती है जिसमें हम जब बैलेंस तैयार कर लेते हैं सही तरीके से, ठीक है, यानी कि हमारी जो बैलेंस शीट है वो तैयार हो जाती है कि कितना फायदा हुआ कितना लॉस हुआ, तो उसको चेक करने के लिए कि हमारी जो बैलेंस शीट है वो सही तरीके से बनी हुई है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम ट्रायल बैलेंस कहते हैं। 23वां प्रश्न है विच इज एन एप्लीकेशन लेयर ऑफ इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल यूज्ड बाय लोकल ईमेल क्लाइंट टू रिट्रीव एन ईमेल फ्रॉम अ रिमोट सर्वर ओवर TCP/IP कनेक्शन। तो इंटरनेट काम करता है TCP/IP पर, ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि किसी क्लाइंट के द्वारा, किसी लोकल ईमेल क्लाइंट के द्वारा किसी ईमेल को रिट्रीव करने के लिए, ढूंढने के लिए जो है कौन से प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है, तो उसके लिए POP एक प्रोटोकॉल होता है उसका यूज किया जाता है। POP का मतलब होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये हो गए हमारे आज के सभी प्रश्न कंप्लीट। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।